सादकाबाद में एक सीरियस मरीज को डॉक्टर ने कहा, एनू लाहौर ले जाओ। वर्षा ने एम्बुलेंस करवाई। एम्बुलेंस वाले ने पूछा, कहां जाना है? वर्षा ने कहा, रहीम यार खान। रहीम यार खान पहुंचकर ड्राइवर ने कहा, लें जी, रहीम यार खान आ गया है। उन्होंने कहा, इसे लोधरा ले चलो। ड्राइवर लोधरा पहुंच गया। वर्षा ने कहा, इसे मुल्तान ले चलो। ड्राइवर मुल्तान पहुंच गया। तो वर्षा ने कहा, खानेवाल ले चलो। खानेवाल आया तो वर्षा ने कहा, साहिवाल ले चलो। साहिवाल पहुंचकर वर्षा बोले, उकाड़ा ले चलो। उकाड़ा पहुंचकर बोले, इसे लाहौर ले चलो। लाहौर पहुंचकर जब वो उतरे तो ड्राइवर ने पूछा, अगर आपने लाहौर ही आना था तो मुझे बता देते, मैं सीधा लाहौर ले आता। तो वर्षा ने कहा, हमने तो ये सोच के तोड़ तोड़ कर सफर किया कि अगर मरीज रास्ते में दम तोड़ गया तो लाहौर का किराया बच जाएगा। अब मरीज भी सख्त जान था, पाकिस्तानी लोगों की तरह, जिनके पेट्रोल की कीमत अब महीने बाद बढ़ाएं, 15 दिन बाद बढ़ाएं, हफ्ते में बढ़ाएं या रोजाना, ये ढीठ मरने वाले नहीं हैं, चाहे आप इन्हें शहर शहर घुमाते फिरें। क्योंकि आज हुकूमत ने बड़ा एहसान किया है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है, और नोटिफिकेशन कहता है कि चूंकि आज इतवार है और बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर नीचे नहीं होंगी, लिहाजा आज कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। और इस पर कौम जो है वो बहुत खुश है। कौम शुक्राने के नफल अदा कर रही है कि आज उन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई। जाहिर है मरीज सख्त जान है, वो इतने जिलों के चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मरा तो आइंदा भी नहीं मरेगा। और यही बात हुक्मरान जानते हैं कि वो महीने बाद बढ़ाए, वो 15 दिन बाद बढ़ाए, वो हफ्ते बाद बढ़ाए, वो रोजाना बढ़ाए। और अगर ये रह गए तो ये हो सकता है कि हर जो अजान है, यानी जो 5 अजानें होती हैं पाकिस्तान में, अजान के साथ ये कीमत बढ़ाना शुरू कर दें और अजान के साथ ये ऐलान भी करवाना शुरू कर दें कि फजर के वक्त कीमत ये है, जोहर के वक्त ये, असर के वक्त ये, मगरिब के वक्त ये और इशा के वक्त ये। और आप यकीन करें कि ये कुछ भी नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मशकूर है कि आप 2 से 3 हजार लोग मुझे यूट्यूब पर देखते हैं, और ये बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, जो मेरे बुजुर्ग व्यूअर हैं, जो बीमार हैं या जो थोड़ी तकलीफ में हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह पाक उनको कायम रखे, अल्लाह पाक उनको किसी का मोहताज न करे। मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26 जुलाई 2026 की तारीख आ गई और दिन है आज इतवार का। आपको छुट्टी होगी, बिल्कुल आप छुट्टी मनाएं, अच्छी तरह मनाएं, रिलैक्स रहें। लेकिन हमारा काम है आपको अपग्रेड करना, आपको दुनिया भर से जो लोगों की आरा हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या समझते हैं, हमारे बारे में क्या कहते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, तरक्की करने के रास्ते कौन से हैं, हमारा काम यह है कि आपके सामने इसको पेश करना। पहली खबर मैं आपको बता चुका हूं कि खुश हो जाएं, आज तेल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर है वो खबर है कश्मीर से। उस खबर से आने से पहले मैं आपके सामने अपने मुद्दे रख दूं। जनरल आसिम मुनीर और 4 स्टार जो जर्नल हैं वो फौरी तौर पे इस्तीफा दें। एक बड़ा मुतालबा सामने आया है। इंडिया की तहरीक के बाद ये मुतालबा किसने किया है और ये मुतालबा करने की जुर्रत पाकिस्तान में कौन रखता है, ये आपको बताना है। फिर जनरल आसिम मुनीर पे एक तहरीर है कि जनरल आसिम मुनीर एक्चुअली कौन है और इनको कौन लाया। ये जो है वो पर्सनल आरा होती हैं, ये लोगों का तज्जिया होता है, ना ये 100% दुरुस्त होता है और ना ये 100% गलत होता है। तो बहरहाल ये सोचने का मौका जरूर देता है। एक वक्त था जब कराची में कहा जाता था कि जो
जो है वो कायद का गद्दार है, वो डैश डैश डैश, आपको पता है। तो यही सूरत हाल अब पीटीआई में है कि इमरान खान का जो गद्दार है डैश डैश डैश, क्योंकि नईम अशरफ भट्ट ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है ARY पे, क्योंकि वो तहकीकाती जो है ना वो सहाफ़ी हैं ARY के। तो बड़ा हैरान कुन दावा सामने आया है और पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो मजीद एक्सपोज हुए हैं, ये आपको बताना है। और फिर हारून रशीद साहब क्या कहते हैं। हारून रशीद साहब की एक बड़ी शगुफ्ता तहरीर है और उस तहरीर का माखिज है, उस तहरीर का बल्कि मगज है कि दो खानदानों से निजात के बगैर पाकिस्तान को निजात नहीं मिल सकती। ये दो खानदान जब तक पाकिस्तान पे मुसल्लत हैं उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने कल आपको खबर दी थी, शायद आपके ज़हन में हो, कि जो मुख्यमंत्री है नवाज शरीफ की कुड़ी, ये अब पंजाब जो है ये डारों के जो रेपिस्ट हैं उनके हवाले करना चाहती है, अली डार के। लिहाजा पंजाब से हमजा कुकड़ी को देश निकाला मिला है और हमजा कुकड़ी पहुंच गया है वजीर आजम हाउस में और उसे अलहदा दफ्तर अलॉट हो गया है। अब वो दफ्तर में बैठेगा, बाप के दफ्तर में, और वहां से जो है वो करेगा, सौदे करेगा, माल कमाएगा। तो इन दो खानदानों से जो निजात है वो असल में पाकिस्तान की निजात है। लेकिन सबसे पहले जो हम मुद्दा डिस्कस करेंगे वो ये कि इलेक्शन होने जा रहे हैं मीरपुर में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा ये जो इलेक्शन है ये 3 मरलों में होंगे कश्मीर में, क्योंकि आसान हो जाएगा मैनिपुलेट करना। लेकिन उधर क्या होता है, उधर ये होता है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देती है जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, यानी जितने मुज़ाकरात हो रहे थे वो सामने हो रहे थे या वो पस पर्दा हो रहे थे, उनका नतीजा कुछ नहीं निकला। और उन्होंने कहा है कि वो कल जोहर की नमाज के बाद वो लॉन्ग मार्च जो है वो करेंगे मुजफ्फराबाद की जानिब। अब देखना ये है कि रियासत का रवैया क्या है। रियासत नरेंद्र मोदी वाला रवैया अख्तियार करती है, पहले तो नहीं किया, या रियासत 26 नवंबर वाला या मुरीद के वाला सानहा दोहराती है। अब देखें ना कि जो कश्मीरी हैं वो जा रहे हैं लॉन्ग मार्च पे और उधर हो रही है पोलिंग। पीटीआई पहले बैकआउट कर चुकी है। तो अब इन इलेक्शनों की जो क्रेडिबिलिटी है कि ये जो इलेक्शन कराए जाएंगे वो कितने पानी में होंगे, वो लोगों के कितने जो है ना वो नुमाइंदे होंगे, ये आप खुद जो है वो बेहतर समझ सकते हैं। दूसरी तरफ मीडिया है, जिस तरह गोदी मीडिया है इंडिया में, जिसको धोकर रख दिया जेन जी ने, और इसी तरह पाकिस्तान में मीडिया है, वो सारे के सारे जो है वो करार दे रहे हैं रात एजेंट। ये जितने भी आम लोग हैं, ये दुकानदार, ये रेडी वाले, ये राक एजेंट है। मैं हैरान इस बात पर होता हूं कि वो प्रीमियम जो है ना वो एजेंसी है, वो जिस पे रोजाना इल्जाम लगाया जाता है कि बलूचिस्तान में बदअमनी में वो मुलविस है, इसके अलावा KPK में वो मुलविस है, पाकिस्तान में जितनी भी बदअमनी है उसमें, यानी वो इतनी तगड़ी एजेंसी है कि वो इसमें मुलविस है। उधर वो जो है ना, ये जो है ये रेडी वाले, ये जो दुकानदार है, ये जो सड़क छाप हैं, ये उसके एजेंट है। यानी ये जो है वो समझ नहीं आती कि ये किस तरह उनके एजेंट हो गए। बहरहाल जो पाकिस्तान का मीडिया है वो जितना क्रेडिबल है वो आपको पता है और वो किसके इशारों पे चलता है। तो बहरहाल एक जो बहस छिड़ी है ना वो जेन जी पे कि इंडिया से उन्होंने बात बनवा ली और जो धर्मेंद्र प्रधान थे वो मुस्तफी हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी के वज़रा कहते थे हम वो वज़रा नहीं है जो एहतजाज में इस्तीफा दे दें। बिल्कुल नरेंद्र मोदी वो जनरल आसिम मुनीर हैं पाकिस्तान के, लेकिन जेन जी ने कर दिखाया और धर्मेंद्र प्रधान वो मुस्ताफी जो है वो हो गए। तो बड़ी बहस हो रही है। मेरा एक सवाल है अपने मोअज़्ज़िज़ व्यूअर से, क्या इस जेन जी ने 8 फरवरी 2024 को एक बहुत प्यारा, बहुत पुरअमन और बहुत खामोश इनकलाब बर्पा नहीं कर दिया था? ये जेन जी थी ना, और कौन थे? मैंने आपको बताया
कि मेरा जो पोलिंग स्टेशन बना पहली दफा, वो इतनी दूर बना। मैं 93 में पिंडी में आया, 93 में, और 2024 तक मुझे पिंडी के उस इलाके का नहीं पता था जहां मेरा पोलिंग स्टेशन बना। ठीक है जी, यकीन करें मैं थोड़ा रिलेक्टेंट था कि चलें लेटते हैं, बाहर जो माहौल है। लेकिन मेरा बेटा, जिसकी आपने डिग्री की बड़ी मुबारकबादें दी, मैं दिल से मशकूर हूं। एक बार फिर आपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, उसने डिग्री ली। ये पीछे थोड़ी सी तस्वीर नजर आ रही होगी आपको। उसने पहला वोट डालना था, पहला, जिंदगी का पहला। वो रात को सो नहीं रहा था। अब मेरा और उसका एक पोलिंग स्टेशन बना बाप बेटे की वजह से, और ऐसी जगह पे बना जो मुझे नहीं पता था। अब उसकी एक्साइटमेंट देखता, अपनी सुस्ती देखता, बहरहाल सो गया। फिर सुबह वो नमाज के बाद बेदार हो गया, मैंने वोट डालना है, मैंने पीटीआई को वोट डालना है। करते कराते पूछते 1 बजे पोलिंग स्टेशन मिला, 1 बजे। फिर लोगों से पूछा, फिर पोलिंग स्टेशन पे गए। फिर उसने, ये जेनजी थी 8 फरवरी 2024 को, यही हाल मेरी बेटी का था। अब एक भतीजी होती है फैसलाबाद, उसका दाऊद खैल में वोट था, गांव में मियांवाली में। उसने बाप को कहा कि मैंने जाना ही जाना है। जरा अंदाजा करें कितना खर्चा हुआ होगा एक वोट पे, बड़ा वोट। जेनजी थी, जेनजी ने 8 फरवरी 2024 को बुर्ज उल्ट दिए, ऐसे बुर्ज उल्टे कि लाहौर में कहते हैं कि जी वो कोई सीट जो है ना वो नहीं जीती नून लीग, कोई कहता है 1 सीट जीती, नवाज शरीफ हार गए। ये जेनजी थी। हाँ, मानने वाले कम ज़र्फ थे, उन्होंने लोटी लगा दी। रात को 11 बजे उन्होंने जमहूर का, जेनजी का फैसला जो है वो कबूल नहीं किया, वरना जेनजी इंडिया की जेनजी से पहले अपना काम कर चुकी थी। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं, और एक बार फिर करेगी। अब आप आए हारून रशीद साहब की तहरीर पे, जो बड़ी खूबसूरत है, और आपने इसको गौर से सुनना है। भारत के ताज़ा वाक़यात का सबक क्या है, ये लिखते हैं हारून रशीद साहब। कितने तजर्बाकार हैं ये आप जानते हैं। मुजाहरों की लहर उठी तो वजीर तालीम मुस्ताफी, धांधली के वाक़यात वहां भी होने लगे हैं, यानी पिछले चंद इलेक्शनों में वहां पे इल्जामात लगे हैं, मगर हुकूमत बहरहाल आम आदमी के वोट से ही बनती है, ये कोई शक नहीं है। यूं तो पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत पर भी अवामी एतमाद खत्म होता दिखाई देता है। पहली दफा खुद इस जमात के हामी कहते हैं कि इसके लीडर पार्टी के सरबराह से बेवफाई के मुर्तकिब हैं। क्या आजाद कश्मीर के बाशऊर और बेदार मगज अवाम अपनी तारीखी जदोजहद को कूड़ेदान में डाल देंगे? वो जनाब बिलावल भुट्टो और मोहतरमा मरियम नवाज को वोट देंगे, जो मुकम्मल जालसाजी के मुर्तकिब हुए और इस पे फख्र करते हैं। पूरे सिंध और पंजाब में करप्शन के जोहड़ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी लुकमे को तरस गया और शाही खानदान मुगल शाहों की सी जिंदगियां बना रहे हैं। सिंध वो है जहां छोटी सी छोटी मुलाजमत बिकती है, जहां पब्लिक सर्विस कमीशन बेमानी है, यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स तक का तकर्रुर सियासी मफाद की खातिर, जिसके बाद वज़रा देखते ही देखते अरबपति हो गए। पंजाब में कैद आज़म की बजाय कदम कदम पर उस खातून की तस्वीर मुसल्लत कर दी गई हैं जिनका इरशाद ये था, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं। जिसने लाहौर को लंदन और पेरिस का हमसर करार दिया था, पहली ही बड़ी बारिश में लाहौर की सड़कें उनके हक में बैठ गई हैं। पहले ही फुर्सत में जिसने 10 अरब का
जहाज खरीद लिया, उसके पायलट रखे गैर मुल्की, 1.5 करोड़ रुपए माहाना पर। भारत में एहतजाज की लहर नतीजा खेज हो सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? शरीफ और जरदारी खानदानों से निजात में मुल्क की निजात है, पाकिस्तान की निजात है। कुछ मुबस्सिरीन कराम पाकिस्तान के आम आदमी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। उसका जुर्म क्या है? क्या कभी अवाम को मौका दिया गया? एक बार भी कभी शफाफ इलेक्शन हुए? इससे भी आगे बढ़कर कुछ दानिश्वर दुनिया भर के मुसलमानों पे ताना जन हैं। बोस्निया, मलेशिया और तुर्की में आम आदमी को बुरुए कार आने के मौके मिले तो हैरान कुन नताइज क्या नहीं निकले? खास तौर पर मलेशिया में हमेशा अर्ज करता हूं कि किरदार कुशी, गालम गलोच और ताना जनी के बजाय जमहूरी तहरीकें शाइस्ता जद्दोजहद से सरफराज होती हैं। दूसरी बात ये कि हम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। बद्र हुनैन ही नहीं, सुलह हुदैबिया भी पेश नजर रखनी चाहिए। फतह मक्का के दिन को भी याद रखना चाहिए। कोई जश्न मनाया गया और न किसी की तजलील की गई, कोई दूसरा नहीं। अल्लाह की आखिरी किताब कहती है कि सिर्फ रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे लिए मुकम्मल नमूना अमल है। न कोई इमरान, न कोई आसिम मुनीर, न कोई जिया, न कोई भुट्टो। जो अमली नमूना है वो आपकी जात है। ये तहरीर मुकम्मल करता मगर एक मेहमान तशरीफ लाए हैं बाकी दूसरी निशस्त में, यार जिंदा सोबत बाकी। बस ये कि हकीकत पसंदी और हिकमत ही से दरवाजे खुलते हैं, शिद्दत जज्बात से नहीं। यानी इन दो खानदानों का जवाल, इन दो खानदानों को एड्स की बीमारी, इन दो खानदानों को ब्लड कैंसर, वो पाकिस्तान को ताजा खून फराम करेगा, वो पाकिस्तान को तरक्की फराम करेगा। जब तक ये दो खानदान हैं पाकिस्तान की निजात जो है वो नामुमकिन है। हम चलते हैं जो है वो अगली खबर की जानिब। अगली खबर ये है कि पाकिस्तान में एक तरक्की होती, एक नया ओहदा मिलता तो उसको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता। लेकिन आपने देखा कि एक बहुत बड़ी तरक्की हुई है, एक 4 स्टार जनरल आए हैं, लेकिन पूरा मुल्क जो है वो उससे इनडिफरेंट है, उससे बेनियाज है। बल्कि उस पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, उस पे जो तबसरे आ रहे हैं वो इतने नेगेटिव हैं कि आपके सामने पेश नहीं किए जा सकते। और उनका लुब्बे लुबाब ये है कि जो नया है वो पहले वाले से भी ज्यादा डैश डैश डैश। और फिर ये तबसरे हो रहे हैं कि इतनी इनसिक्योरिटी है, इतना खौफ है कि 7 जो है वो तजर्बाकार जर्नैलों को सुपरसीड कर दिया गया। किसी पे एतबार नहीं किया गया, सीनियर लोगों को खुले लाइन लगा दिया गया और अपने एक हम कोर्स OTS ऑफिसर ट्रेनिंग सर्विस, वहां से एक जर्नैल को उठाकर इतनी बड़ी जो है वो जिम्मेदारी दे दी गई। बहरहाल ये मुख्तलिफ जो है वो तबसरे जारी हैं। अगर हम बात करें जो है इमरान खान और उनके साथियों की, ये इंकशाफ किया है मैंने जिस तरह पहले बताया कि जो भट्ट साहब हैं उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन सहाफी कहलाते हैं ARY के और बड़े अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनकी जो खबरें हैं वो बाज औकात वो ठीक भी होती हैं। ये कहते हैं कि राना सनौल्ला ने PTI के जो लीडरान हैं उसमें वजीर आला भी शामिल थे। अब ये नहीं बताया गया कि ये वाले वजीर आला शामिल थे जो पिस्ता है या वो जो वजीर आला था बूली
वो था, ये डिफरेंशिएट नहीं किया गया। कि राना सनाउल्लाह ने इनको कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं और मामलात हल करने की कोशिश करते हैं। तो राना सनाउल्लाह ये सुनकर और ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके ज़हन में था कि पीटीआई इमरान खान की बात करेगी, पीटीआई मजमूई सिनेरियो पे बात करेगी, लेकिन राना सनाउल्लाह के सामने जो पटारियां खोली पीटीआई वालों ने, वो सारी की सारी अपनी थी। जी, आप यकीन करेंगे कि किसी एक बंदे ने इमरान खान का, इमरान खान की मुश्किलात का, इमरान खान के इलाज का, इमरान खान की आंख का जिक्र तक नहीं किया। किसी ने कहा मुझे केस से निकलवाया जाए, किसी ने कहा मुझे केस से निकलवाया जाए, मुझ पर नजर करम की जाए, मेरी फलां चीज जो है ना बंद है वो खुलवाई जाए, मेरा फलां काम करवाया जाए। और इस बात पे राना सनाउल्लाह हैरान रह गए कि ये तो सारे के सारे गद्दार हैं, इनको तो सबको अपनी अपनी पड़ी है। वो कुछ और सोच के आए थे कि जी कोई मुलाकात या वो अडयाला के बाहर जो मामलात हैं सो एंड सो एंड सो, लेकिन वहां तो इन्होंने पटारियां ही और खोल दी। यानी पूरी की पूरी पार्टी ने वो इमरान खान से गद्दारी की। और वहां पे अपने जिस तरह वो औरतें बैठती हैं, अगर बूढ़ी औरतें हों तो बहुओं का जिक्र करती हैं, और अगर जवान औरतें हों तो सासों का जिक्र करती हैं। तो वहां पे भी इन्होंने अपनी अपनी जो पटारियां थी, अपने अपने जो मसाइल थे, जो पर्सनल स्कोर थे, वो सेट करने की कोशिश की। ये नईम अशरफ भट्ट की खबर है। अब आप यहां से खुद अंदाजा कर लें। और फिर एक बयान जो बड़ा वायरल हो रहा है वो इकबाल आफरीदी का है। इकबाल आफरीदी कहते हैं कि वो कुरान पे हाथ रख के हलफ देने को तैयार हैं कि इमरान खान ने मुझे कहा कि इकबाल बाहर मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरी कोई नहीं सुनता। उनको बता दिया गया है कि हम इमरान खान को बाहर नहीं निकलने देंगे। अब अंदाजा करें, जब इकबाल आफरीदी को इमरान खान ने यह कहा होगा कि मेरी बात कोई नहीं सुनता, तो वो शख्स जिसने ये पौधा लगाया, वो शख्स जिसने इनको ओहदे दिलाए, वो शख्स जिसने इनको 1-1 लाख वोट दिलाए, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी जब उसने कहा होगा कि मेरी बात कोई नहीं मानता। हम चलते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर, आजकल जो गल्फ क्राइसिस है इसने आना था। हम इस बात पे नहीं जाते अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, वो आपके सामने आप सुनते रहते हैं। मामलात खराब हैं। ईरान पर बड़ी कार्रवाई का सुना है, फैसला भी हुआ है। मैं आपको थोड़ा अरब रियासतों के बारे में बताऊंगा। आप क्या समझते हैं कि ये इन्होंने किसी से लड़ के फतह की है, ये इनकी तलवार की या बंदूक की अलामत है? नहीं, ये सारी की सारी गद्दारियां हैं। ये गद्दारियां किसके साथ की गई? ये गद्दारियां की गई उस्मानी सल्तनत के साथ। आपको अच्छी तरह एक नाम याद होगा, शरीफ मक्का। जिस तरह आजकल खादिम हरमैन शरीफैन है ना, तो किसी दौर में उस्मानी सल्तनत का शरीफ मक्का हुआ करता था, जो हाजियों का खिदमतगार था, जो खादिम था हरमैन शरीफैन का। फिर उनके साथ क्या किया आले सऊद ने? ये सारी जितनी अरब रियासतें हैं, इन्होंने गद्दारियां की उस्मानी सल्तनत के साथ। और फिर इनके पीछे या इनका जो पुष्टबान कौन था? वो अमेरिका था, और वो ये सारा साम्राज्य था, और उसने जिम्मेदारी ली कि वो उनका तहफ्फुज भी करेगा। आप अभी गद्दारी कर रहे हैं और आपको छोटे छोटे टुकड़े, यानी आप देखें ना कि सऊदीया बिल्कुल जंग से बाहर था और यकदम वो हूतीज के मुकाबले में आ गया। सना एयरपोर्ट पे हमला होता है, फिर हूतीज रिएक्ट करते हैं और इंडिया इसमें सऊदीया में हमला हो जाता है। तो ये सारी जो है ना माजी को ज़हन में रखें। इन्होंने गद्दारियां की, इनको रियासतें मिली, और इनके जो पुष्टबान हैं, जो इनके निगहबान हैं, जो इनके बाप हैं, जिन्होंने अड्डे बना रखे हैं, वो इनके जो है वो मुहाफिज भी हैं। तो आपने इन अरब रियासतों को इस सिनेरियो में देखना है। दूसरी तरफ ईरान है। ईरान का जिक्र तारीख की कोई किताब उठाकर देख लें, उसमें आपको ईरान का जिक्र जो है वो लाजमी जो है वो मिलेगा। अब हम चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर जो है वो कौन सी है? अगली खबर ये है कि अली परवेज मलिक, ये वजीर पेट्रोलियम है, इसका बाप वजीर था, इसकी माँ MNA है शुरू से,
शाइस्ता परवेज मलिक, ये अब वजीर बन गए। जिस तरह वो प्रधान धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा जा रहा है कि उसका बाप जो है वो वाजपेयी की काबीना में मिनिस्टर था, ये अब मिनिस्टर है। ये सिर्फ आपको बरसीर में नजर आएगा। दुनिया की, मेरा चैलेंज है, दुनिया की कोई सी पार्लियामेंट या हुकूमत उठा लें कि जो लोग 1985 में हुकूमत में थे या पार्लियामेंट में थे वो अब भी हैं, पाकिस्तान में हैं 85 से। अभी कियर स्टॉर्मर वजीर आजम ने इस्तीफा दिया है इंग्लैंड के, आप दोबारा उनका नाम सुन जाए आपने मुझ पे जुर्माना कर देना है। खुद तो बस थ्रीसा मे वजीर आजम थी, गॉर्डन ब्राउन वजीर आजम थे, सुना कभी नाम? या अभी अभी गए जस्टिन ट्रूडो, 2-3 दफा वजीर आजम रहे और बहुत पॉपुलर थे। कभी नाम सुना है कि जस्टिन ट्रूडो वो कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रहा होता है, कभी जो है ना खेल रहा होता है, बस खत्म, इनिंग्स खत्म हो गई। जसिंडा ऑर्डन न्यूजीलैंड की बड़ी पॉपुलर वजीर आजम, कभी सुना है कि देखो आपने? लेकिन ये 88 से मौजूद है, 88 से। ये दुनिया की किसी मुल्क में नहीं है, ये सिर्फ यहीं पे है और ये हमारा मुकद्दर है। बात हम कर रहे थे परवेज मलिक की। वो कहते हैं कि हमारे पास 1 लीटर स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोल है वो नहीं है। हां, फौज के पास कोई थोड़ा बहुत होगा, फौज के पास लेवियां, जीएसटी, टैक्सेस वो देखें, खजाने भर रहे हैं, खजाने डायरेक्ट लेवियां इनके अकाउंटों में जा रही हैं, डायरेक्ट अपने सारे पूरे कर रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक जो है ना वो कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। यानी खुदा ना खासा जंग लगती है तो आपके पास तेल नहीं है। वो बाजवा ने कहा था ना कि हमारे टैंकों में तेल ही नहीं है, क्योंकि बाजवा को पता था हमारे क्या काम है, हम उधर तवज्जो दें तो तेल रखें, हमारी तो तवज्जो ही और तरफ है। बाजवा ने खुद कहा था हमारे टैंकों में तेल नहीं है। अब अली परवेज मलिक कह रहे हैं कि हमारे पास तो स्ट्रेटेजिक कोई जो है ना वो जखीरा नहीं है, फौज में कोई रखो तो रखो हो। ये सूरत हाल है इस एटमी ताकत की। अब जेन जी की बात, यानी वहां पे जिस तरह मैंने बताया कि वजीर इस्तीफा देते हैं, और अब यकीन करें कि ये जमहूरियत की जीत है, ये सिस्टम की जीत है कि उन्होंने बगैर कोई अकड़ दिखाए, बगैर कोई गोली चलाए, बगैर कोई अना को सामने लाए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मजमूई तौर पे भारत जीत गया। जेन जी नहीं, भारत का सिस्टम जीत गया। अब आप देखेंगे कि पहले से ज्यादा बेहतर होगा भारत, पहले से ज्यादा नौजवान पहले से ज्यादा पुरजोश होंगे, पहले से ज्यादा कौम की खिदमत करेंगे। जितनी हमारी आबादी है ना उतनी जवान है इंडिया में, वो अब ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। यहां पे क्या हुआ, बार बार 8 फरवरी 2024 को अगर मान लिया जाता मैंडेट जवानों का तो जवान कितने खुश होते। हो सकता है इमरान खान नाकाम हो जाते, 1 साल में नाकाम हो जाते, लेकिन मायूस हुए नौजवान। 8 फरवरी 2024 को नौजवान जो है वो मायूस हुए, जो अभी तक जो है वो मायूसी जारी है। तो बहरहाल इंडिया की जमहूरियत की, इंडिया के सिस्टम की जीत हुई है। और खासकर उन्होंने जो गोदी मीडिया को धोया है उस पर सवालात किए हैं। प्रियंका गांधी ने जो धोया है मीडिया को, क्योंकि यहां पे भी मीठे मीठे सवालात, मीठे मीठे, कोई उनसे सीधी बातें पूछे सामने बिठा के तो इनको पता चले, लेकिन मीठे मीठे सवालात। बहरहाल जी, जावेद हाशमी मुतालबा करते हैं कि अब जनरल आसिम मुनीर अपनी टीम के साथ मुस्तफी हो जाए, वो इस्तीफा दे दें। यानी जो पाकिस्तान की अवाम की हालत है, जो पाकिस्तान के साथ हो चुका है, 1 खरब की गंदम फिर बाहर से आ रही है, 1 खरब की गंदम। उस 1 खरब में कितनियां कोठियां निकलेंगी, कितने बंगले निकलेंगे, और ये पॉलिसीज हैं इन नाअहलों के, इन नौसरबाजों के, इन गठुओं के, जिनको पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अवाम के सर पे बिठाया। वो सारी जिम्मेदारी कबूल करें, सारी कौम के आगे सरेंडर करें, बजाय इसके कि
बांग्लादेश में सरेंडर करें, कौम के सामने सरेंडर करें, कौम के सामने आए कि हम आपकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, हम एक बार फिर ऐसा इलेक्शन कराएंगे, अब ऐसा इलेक्शन कराएंगे दूध की तरह उजला। कौम नवाज शरीफ को वोट दे, कौम हाफिज नईम साहब को वोट दे, कौम पीपल्स पार्टी को वोट दे, कौम इमरान खान को वोट दे, कौम फजल रहमान को वोट दे, अपना फैसला करे कौम। ये माफी मांगे, माफी मांगने के बाद इस्तीफा दे, इस्तीफा देने के बाद ये पाकिस्तान छोड़ जाए, और जिस तरह हारून रशीद ने कहा, इनको बख्श दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, इनसे कोई इंतकाम न लिया जाए और अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए कि अल्लाह इनके साथ जो मामला करता है वो करे। बहरहाल जावेद हाशमी ने ये मुतालबा किया है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो मुस्तफियों और अपनी पूरी टीम जिसके साथ वो ऑपरेट कर रहे हैं वो भी इस्तीफा दे। वो एक्सपायर्ड है, वो एक्सटेंशन पे है, वो रिटायर्ड है, ये सारे के सारे लोग घर जाएं। सिकंदर सुल्तान राजा एक्सटेंशन पे है, डीजी आईएसआई एक्सटेंशन पे है, जनरल आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन पे हैं, एयर चीफ मार्शल एक्सटेंशन पे हैं, नेवल चीफ एक्सटेंशन पे हैं। अब आप खुद अंदाजा कर लें, ये सारे घर जाए, नई क्यादत आए, कौम से माफी मांगे और मुल्क छोड़ दें। अब जो सबसे अहम मुद्दा है वो अहम मुद्दा ये है कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं, इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, ये भी एक राय है सोशल मीडिया पे आपके सामने रखता हूं। एक तो आप शिरकत नहीं करते, आपसे गिला है, शिरकत किया करें। कोई बात अच्छी लगी है, कोई बात बुरी लगी है, इस बात से आप एग्री करते हैं माजरत, इस बात से आप एग्री नहीं करते तो एक लाइन लिख दिया करें, कोई आधा फिक्र लिख दिया करें कि आप खुदा न खास्ता इतने गए गुजरे हैं कि आप कोई कमेंट भी नहीं कर सकते, ये शिरकत नहीं कर सकते बैठक में। जनरल आसिम मुनीर का मसला क्या है, ये शख्स कौन है, इसे कौन लाया और क्यों लाया है, ये हमारा मुद्दा है। अब नजर डालते हैं जनरल आसिम मुनीर के जाती मसाइल पे जो बाकी जर्नैलों से अलग हैं। ये शख्स आया नहीं बल्कि लाया गया है, ये उमर अली की राय है, एक बाकायदा मुआहदे और जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। बज़ाहिर आसिम मुनीर की सिलेक्शन नवाज शरीफ ने लंदन डील में की, लेकिन इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखी थी। इस वजह से इसका मुखालिफ होने के बावजूद ट्रंप अपना रवैया बदलने पे मजबूर हुआ, क्योंकि जो नेतन्याहू है वो बिग बॉस है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का मुखालिफ रहा है, लेकिन उसका बॉस नेतन्याहू है, उसका हुक्म था, ट्रंप को मानना पड़ा जी, क्योंकि ट्रंप का बिग बॉस भी तो नेतन्याहू है। इस गैर मशरूत अतात की जॉब डिस्क्रिप्शन का इब्तदाई टास्क जनरल साहब को आसान लगा, यानी बाकी मानदा सारे इलाके को लपेटने के लिए इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होना और गासिब रियासत को तस्लीम करना। बज़ाहिर ये दो काम बहुत आसान थे कि जी बाकी इलाका गजा पीस बोर्ड ये इजराइल को दे दिया जाए और उसको तस्लीम कर लिया जाए, ठीक है जी, ये आसान था। उसने पाकिस्तानी अवाम और रियासत पे बिला धड़क बुलडोजर चलाया कि कोतवाल अपने सैया हैं तो डर काहे का। लेकिन हमास ने खेल फंसा दिया और ईरान ने तो बाजी ही उलट दी। अब सवाल सफारती सतह पे तस्लीम करने का नहीं बल्कि बाकायदा फौज लेकर लड़ने का है। ऊपर से न सिर्फ अवाम को दुश्मन बना बैठा बल्कि इसका सोल्जर इसी की वजह से अपना मोरल खो बैठा है, फौज का मोरल डाउन है। अब चौमुखी जंग लड़े तो कैसे लड़े, जबकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के तहत लाए गए मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत भी देने वाले पहले ही तय कर चुके होते हैं कि मुलाजमत दे रहे हैं, लेकिन करना क्या है। अफगानिस्तान की हद तक जनरल साहब ने अपनी अफादियत साबित की, लेकिन अगर अमेरिका को ईरान गल्फ में ही नहीं टिकने देता तो अफगानिस्तान का अमेरिका अचार डालेगा।
बात तो ये है, अफगानिस्तान को क्या करेगा अगर खलीज में ईरान उसको नहीं टिकने देता, उसका जीना माल कर देता है, अब ना हुर्मुज और बाबुल मंदब बंद होते हैं, तो अफगानिस्तान में क्या करेगा अमेरिका। इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के लिए नया चैलेंज अपने और जर्नैल शाही के मफादात का टकराव है। एक तरफ अपने मफादात हैं, दूसरी तरफ जर्नैलों के मफादात हैं, सबके। मसलन अगर नौकरी पक्की रखने के लिए बिग बॉस के कहने पे फौज यमन और बिलाखिर ईरान के खिलाफ भेज देता है, तो ये जर्नैल शाही के मफादात पे भी हतमी ज़र्ब है, ये ज़र्ब लगेगी बाकी जर्नैलों के मफादात पे। जी, क्योंकि एक फौज जो पहले ही अपने अवाम के खिलाफ जंग में बरसरे पेकार है, अवाम से जंग बंद किए बगैर अगर दूर दराज बैरूनी महाजों पे भी बिखर जाती है, तो खुद अपने मुल्क पे कब्जा हाथ से निकलने लगता है। डॉट कनेक्टिंग करें, ये तो जर्नैल शाही के खात्मे के मुतरादिफ है, और अगर इनकार करता है तो बिग बॉस ना अहल करार देकर डिसमिस ही ना कर दे कहीं। ये तो उनके हाथ में है, किसी वक्त भी लाएं ले जाएं उनके हाथ में है। जनरल आसिम मुनीर को जल्द से जल्द अपनी कोई नई अफादियत बेंजामिन नेतन्याहू को साबित करना होगी। ट्रंप अब दिन ब दिन चला हुआ कारतूस बनता जाएगा, और उसमें कोई शक नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चला हुआ कारतूस दिन ब दिन बन रहा है, और जो बिग बॉस है इस वक्त, बिग बॉस है बेंजामिन नेतन्याहू। उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा और देखना होगा कि उसके मफादात कौन से हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।